हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 7 फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस एंड एलआईसी डबल मेंस के लिए। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं, पिन कमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त द जल जीवन मिशन कंप्लीटेड 6 years, till which year the government of India proposed to extend the जल जीवन मिशन। तो हमारा जो आपका यूनियन बजट आया था इस बार का, तो उसमें मेंशन किया गया था कि जो जल जीवन मिशन है वो आपका 2028 तक एक्सटेंड किया गया है। ठीक है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कि जल जीवन मिशन अब एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक। ठीक है, विद अ हायर फंडिंग। ओके। नाउ इसके अलावा अब ये जो जल जीवन मिशन है इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको अगस्त के महीने में 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था कि ड्रिंकिंग टैप वाटर जो है वो प्रोवाइड कर, वो हर किसी को मिले, वो हर किसी को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, टू दी एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024, ये इसका एम था, टारगेटिंग 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे। फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक। ठीक है। लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम मोदीज विजिट टू गुजरात। ठीक है, तो पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था आपका गुजरात में और इसी के रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था वर्ल्ड के फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का भावनगर गुजरात में। दूसरा पॉइंट कह रहा है इन्होंने इनॉग्रेट किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिक्विफाइड नेचुरल गैस रीगैसिफिकेशन टर्मिनल का इन छारा पोर्ट इन सोमनाथ। नेक्स्ट, he inaugurated the Mumbai International Cruise Terminal at Indira Dock, Mumbai, जो इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल है। देन ही इनॉग्रेटेड इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर एट इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी इन विशाखापट्टनम, बूस्ट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन शिप डिजाइन एंड प्रोडक्शन। एंड द लास्ट स्टेटमेंट सेज ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है रिगार्डिंग पीएम मोदीज विजिट टू गुजरात। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। ओके। नाउ अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। पीएम मोदी जी का जब विजिट हुआ था तो इन्होंने अटेंड किया था समुद्र से समृद्धि इवेंट को। ठीक है, जो भावनगर गुजरात में हुआ था और इसका थीम था समुद्र से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू ओशियंस। ठीक है। अब इन्होंने इनॉग्रेट किया था हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिक्विफाइड नेचुरल गैस रीगैसिफिकेशन टर्मिनल को, ये तो अभी हमने पढ़ा छारा पोर्ट में। एंड साथ में ही इन्होंने एक्रिलिक्स एंड ऑक्सो एल्कोहल प्रोजेक्ट जो है उसको भी इनॉग्रेट किया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी में इन बड़ोदरा गुजरात। ठीक है। साथ में ही इन्होंने इनॉग्रेट किया है 45 मेगावाट बदेली सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट को एंड कंप्लीटेड सोलराइजेशन ऑफ अ धोरदो विलेज। धोरदो विलेज जो है ये आपका 4th सोलर विलेज बना है गुजरात का। ठीक है, अंडर पीएम सूर्य घर योजना। साथ में ही इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ बेस्ट विलेज टूरिज्म, एज अ बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है। साथ में ही पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था फॉर द एक्सपेंशन ऑफ गुरु गोविंद सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल जामनगर में, 4 लेनिंग ऑफ अ 70 किलोमीटर्स नेशनल हाईवे, एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड कोस्टल प्रोटेक्शन वर्क्स के लिए। देन वर्ल्ड के फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल ब्राउनफील्ड पोर्ट भावनगर में एंड एक्सपेंशन ऑफ सर टी जनरल हॉस्पिटल का। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किए थे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड फाउंडेशन स्टोन। ठीक है, जिसका आपका कॉस्ट है ₹5200 करोड़ का भावनगर में। इनमें से कौन कौन से आपके इंक्लूडेड हैं? जैसे इन्होंने इनॉग्रेट किया है रीजनल साइंस सेंटर जो 20 एकड़ में आपका फैला हुआ है और इसको बनाने की कॉस्ट है 100 करोड़ की। ठीक है। देन आपका इसके अलावा अदर प्रोजेक्ट्स हैं, साउनी योजना पैकेज 7 यहाँ पे जो है इनॉग्रेट किया गया था। फिर 25 मेगावाट पालिताना सोलर पीवी प्रोजेक्ट, अवध कृपा प्लास्टोमेक प्राइवेट लिमिटेड कंटेनर। देन प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसके तहत 475 मेगावाट कंपोनेंट सी सोलर फीडर फॉर फार्मर्स यहाँ पे आपका इनॉग्रेट किया गया है। देन 600 मेगावाट ग्रीन शू इनिशिएटिव अ पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे
आपका इनॉग्रेट किया गया था। इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है और इनॉग्रेट किए हैं प्रोजेक्ट्स अराउंड 267 करोड़ के भावनगर में, जिसमें 45 मिलियन लीटर पर डे सीवेज प्लांट इंक्लूडेड है, रोड एंड सीवेज वर्क्स, देन चांच एंटी सी इरोजन प्रोजेक्ट 56 करोड़ का आपका, ठीक है। फिर जूनागढ़ वन थाली वाटर स्कीम 38.27 करोड़ का, फिश लैंडिंग सेंटर एट धामलेज 39.46 करोड़ का, ठीक है। इसी के साथ पीएम मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड फाउंडेशन स्टोन भी रखा है आपके मल्टीपल मैरीटाइम सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, जिसका आपका वर्थ है अराउंड ₹7,870 करोड़ का, जिसमें पहला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, बूस्ट करने के लिए मैरीटाइम ग्रोथ को इन्होंने डेडिकेट किए हैं 21 MOUs वर्थ ₹66,025 करोड़ के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल को, ठीक है, विद अ कॉस्ट ऑफ 556 करोड़ इन द इंदिरा डॉक इन मुंबई महाराष्ट्र। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था न्यू टर्मिनल का एंड एसोसिएट फैसिलिटीज एट दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। देन इन्होंने न्यू कंटेनर बर्थ एंड कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज जो है इन्हें भी इनका भी जो है फाउंडेशन स्टोन रखा था प्रदीप पोर्ट में, ठीक है। देन टूना तेकरा मल्टी कार्गो टर्मिनल इन कांदला गुजरात, फिर मल्टीपर्पज कार्गो बर्थ एंड ग्रीन बायो मेथनॉल प्लांट आपका दीनदयाल पोर्ट में इन कांदला, ठीक है। फिर इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था फायर फाइटिंग फैसिलिटीज एंड रोड कनेक्टिविटीज का एट योर कामाराजर पोर्ट, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। देन शिप रिपेयर फैसिलिटी इन्होंने इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा था रामनगर इन वाराणसी, जिसका कॉस्ट आपका 300 करोड़ का है, ठीक है। एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट फ्राइट विलेज इन चंदौली यूपी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर एट द इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में, और फाउंडेशन स्टोन रखा था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सी वॉल एंड रिवेटमेंट वर्क्स एट द चेन्नई पोर्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सी वॉल इन कार निकोबार आइलैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइन अ MOU विद इंडियन आर्मी सिमुलेटर डेवलपमेंट डिवीजन टू सेट अप द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉल्ड विग्रह। तो रिसेंटली IIT जो है आपका, ठीक है, IIT हैदराबाद जो है उन्होंने MOU साइन किया है इंडियन आर्मी के सिमुलेटर डेवलपमेंट डिवीजन के साथ सेटअप करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका नाम है विग्रह। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IIT हैदराबाद, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है विग्रह के ऊपर कि विग्रह का फुल फॉर्म क्या है। तो विग्रह स्टैंड्स फॉर वर्चुअल इंटेलिजेंट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इन ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड हाईटेक एप्लीकेशन फॉर इंडियन आर्मी, ये इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखना, ठीक है। अब ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई है, ये इसका मेन फोकस क्या रहेगा, ऑन द एडवांस रिसर्च एंड इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, जैसे आपका ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इनमें इसका मेन फोकस रहेगा। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली जो है एकेडमिक प्रोग्राम्स यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये लॉन्च करेगा ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ये प्रोवाइड करेंगे आपके IIT हैदराबाद के स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि ये इंडियन आर्मी के सिमुलेटर डेवलपमेंट डिवीजन में जो है बेसिकली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इनको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड बैंक विच इज लॉन्च इन मलेशिया। तो मलेशिया में आपका पहला AI पावर्ड बैंक लॉन्च किया गया है, जिसका नाम राइट बैंक रखा गया है, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट बैंक को लॉन्च किया गया है विच इज अ AI पावर्ड बैंक एंड इट इज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद मलेशियाज YTL एंड सिंगापुर सी लिमिटेड, इन दोनों के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये अवेलेबल है बहासा मलेशिया एंड इंग्लिश में। बहासा मलेशिया आपकी लैंग्वेज है जो मलेशिया में बोली जाती है, ठीक है। और ये भी बोला गया है सितंबर 2025 तक मैंड्रेन लैंग्वेज में भी ये आपका अवेलेबल होगा। बेसिकली जो इसकी ऐप है, ठीक है, राइट AI एप्लीकेशन अवेलेबल होगी आपकी मैंड्रेन में, ठीक है। नाउ जो ये रियाट बैंक है, राइट बैंक है, इट इज लाइसेंस्ड बाय द बैंक निगारा मलेशिया, ओके।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड साइन अ अग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स टू इंप्लीमेंट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। तो रिसेंटली आपका जो आईसीआईसीआई बैंक है, इस बैंक ने अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ कि ये सेटअप करे, ये इम्प्लीमेंट करे इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आईसीआईसीआई बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है इसका चौरियासी फी प्लाजा ऑन NH48 गुजरात में, और इसी तरीके का एक और अग्रीमेंट साइन हुआ है किस चीज के लिए, सेटअप करने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो आपके हरियाणा में NH44 पे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच टीम वॉन दी 134th एडिशन ऑफ द्रोनाथ कप 2025 बाय डिफीटिंग द डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब इन द फाइनल मैच, जो विवेकानंदा युवा भारती करंगंग कोलकाता में हुआ था, वेस्ट बंगाल में, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो है इनको ये आपका मतलब ये टीम जीती थी आपका डोनाल्ड कप 2025 का। ठीक है, अब यहाँ पे जो विनर थे उनको प्राइज मनी दिया गया है 1.21 करोड़ का, और रनर अप को 60 लाख का ये प्राइज मनी दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अवार्ड कौन कौन से दिए गए हैं। गोल्डन प्लेयर मिला है, गोल्डन प्लेयर एंड गोल्डन बूट दिया गया है एडीन एजारिये को, एंड गोल्डन ग्लव दिया गया है गुरमीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट साइन अ MOU विद इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू स्टार्ट अ वाटर मेट्रो सर्विसेज। तो इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है बिहार का जिसने आपका MOU साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ स्टार्ट करने के लिए वाटर मेट्रो सर्विसेज को। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज जो आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ठीक है, बिहार का, उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन हुआ है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ लॉन्च करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए वाटर मेट्रो सर्विसेज पटना में। ठीक है, ये आपकी दीघा घाट से कनगन घाट तक चलेंगी। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें, सुनील कुमार सिंह जो चेयरमैन है आपके इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, एंड नंद किशोर सिंह जो MD हैं बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, उनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। और यहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी है अप्रोक्सीमेटली 908 करोड़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2025 इसरो चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन inaugurated the Himalayan outpost for planetary exploration, that is HOPE analog mission, at which location? तो रिसेंटली इसरो के चेयरमैन ने इनॉग्रेट किया है होप एनालॉग मिशन को, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन सी लोकेशन पे ये आपका इनॉग्रेट किया गया है, तो लद्दाख के तसो कर वैली जो है वहाँ पे ये इनॉग्रेट किया गया था। और इसका मेन एम क्या था, बेसिकली जैसे मार्स में आपकी जो भी एटमॉस्फेयर है या जैसा वहाँ पे एनवायरनमेंट है वैसा क्रिएट करने के लिए मार्स की तरह ये आपका बनाया गया था, ये सेटअप किया गया था आपका लद्दाख में। ठीक है, जो लोकेटेड है 4530 मीटर्स पे। This mission simulates Mars-like condition and serves as a test bed for a future crewed mission. Now जो ये आपका मिशन था एनालॉग मिशन, इसको ऑपरेट किया था प्रोटो प्लैनेट जो बेंगलुरु बेस्ड आपकी स्पेस कंपनी है, इसके द्वारा विद सपोर्ट फ्रॉम इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ठीक है, अब जो मिशन था ये 1 अगस्त से 10 अगस्त तक आपका चला था। और इसमें पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये आपके थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम केरला। नेक्स्ट है IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे एंड इंडियन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका। ये सारे आपके पार्टनर्स थे, इस पार्टनर इंस्टीट्यूशन थे इस होप मिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड दैट इज BSNL जो है इसने 4 कंपनीज के साथ MOU साइन किया है। इट साइंड MOU विद 4 ग्लोबल टेक कंपनीज प्रमोट करने के लिए 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डिजिटल स्किल्स को। नाउ क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज कंपनी। आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सी एक कंपनी है जिसके साथ MOU साइन नहीं हुआ है। तो इट इज योर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी जो आपकी कंपनीज है जैसे एरिक्सन इंडिया हो गया, ठीक है, क्वालकॉम टेक्नोलॉजी, सिस्को सिस्टम, नोकिया सॉल्यूशन एंड नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन सब के साथ अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है।
ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे जो एमओयू साइन हुआ है, इस प्रोग्राम के तहत ट्रेन किए जाएंगे 2000 स्टूडेंट्स एनुअली विद अ फेज 1 इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसके अलावा स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं बीएसएनएल की। इसके कारण एमडी आपके हैं ए रॉबर्ट जेरार्ड रवि। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और स्टे स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2000। फाइन। अब बात करते हैं, 4 एमओयू यहाँ पे साइन हुए हैं, किस किस चीज के लिए हुए हैं वो भी देखेंगे। तो एरिक्सन इंडिया की बात करेंगे पहले। यहाँ पे एरिक्सन इंडिया जो है ये स्टैब्लिश करेगी एरिक्सन 5G सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है। साथ में ही ये हैंड्स ऑन 5G ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे एंड ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करेंगे एरिक्सन एजुकेट प्रोग्राम के तहत। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी जो है ये सेटअप करेगी क्वालकॉम इंस्टीट्यूट एट दिस इंस्टीट्यूट भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है। इसका फोकस किस में रहेगा? 5G AI ट्रेनिंग में फॉर स्टूडेंट्स एंड BSNL ट्रेनर्स एंड गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है। नेक्स्ट है सिस्को सिस्टम का, ये यूटिलाइज करेगा सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी प्रोग्राम का। ठीक है। एंड यहाँ पे ये इम्प्रूव कराएगा स्किल्स इन नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट आती है बात नोकिया सॉल्यूशन एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। तो इसका काम रहेगा, ये सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट 5G सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। ठीक है। एंड AI मशीन लर्निंग लैब का एट दिस इंस्टीट्यूशन। ओके। साथ में ही ये ट्रेन करेगा 300 स्टूडेंट्स को एनुअली इन 5G रेडियो कोर नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग और AI में। ठीक है। AI एप्लीकेशंस में। Now next आपको क्वेश्चन है which Indian company secure its first overseas rail and metro contract worth $1 million from Malaysia for retrofitting and reconditioning the mass rapid transit system। तो इनमें से कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसने ऑर्डर रिसीव किया है मलेशिया से, किस चीज के लिए? रेट्रोफिटिंग के लिए एंड रिकंडीशनिंग के लिए इनके मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का। ठीक है। तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड या BEML लिमिटेड जिसे हम बोलते हैं, इनको ये ऑर्डर मिला है। ओके। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच टर्मिनल ऑफ अ लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गुवाहाटी वॉन द इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 इन अ ट्रांसपोर्ट कैटेगरी। तो इनमें से कौन सा टर्मिनल है आपका गुवाहाटी के एयरपोर्ट का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है, इसका टर्मिनल 2 जो है उसको इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 का मिला है इन अ ट्रांसपोर्ट कैटेगरी। ओके। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टर्मिनल 2, दैट इज T2। ओके। और ये अवार्ड दिया किसने है? इट वॉज कन्फर्ड बाय द शिकागो एथेनियम Museum of Architecture and Design in collaboration with European Center for Architecture, Art Design and Urban Studies and Metropolitan Arts Press Limited द्वारा इसको दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, दैट इज DY चंद्रचूड़, whose debut book Why the Constitution Matters is scheduled for release in August 2025, served as the Dash Chief Justice of India before retiring in November 2024। तो DY चंद्रचूड़ जो हैं, जो हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनकी जो डेब्यू बुक है वो आने वाली है बाय द एंड ऑफ अगस्त, ये आपकी रिलीज कर दी जाएगी। इसका नाम क्या है? Why the Constitution Matters। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं एंड पब्लिशिंग एजेंसी इसकी है आपकी Penguin Random House India। ठीक है। Now next question है which international financial institution approved a $190 million loan for इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने $190 मिलियन का लोन आपका अप्रूव किया है इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए? तो इसे इट इज योर एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एजेंसी कौन सी है? मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका ऑपरेशनल हो जाएगा बाय जनवरी 2030। ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट है ये आपका रिड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन एंड इट इज एस्टिमेटेड 12,414 ऑफ कार्बन मतलब जो आपके CO2 इक्विवेलेंट है ये आपका जो है रिड्यूस यहाँ पे होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन अ MSP for 6 key rabi crops for 2025-2026 season
Which crop received the highest absolute increase in MSP of 600 per क्विंटल? तो कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इन्होंने अप्रूवल दिया है और 6 राबी क्रॉप्स जो हैं उनके MSPs इंक्रीज किए गए हैं फॉर 2025-2026 सीजन। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा जो MSP हाइक हुआ है या इंक्रीज हुआ है वो हुआ है आपका सैफ फ्लावर के लिए। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, सैफ्रॉन बेसिकली जो होता है उसके फ्लावर की तरह ये आपका लगता है, इसलिए इसका नाम सैफ फ्लावर जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रीवियस सीजन की तो ये आपका 5940 पर क्विंटल था। ठीक है, अभी का जो नया सीजन है उसके लिए ये 6540 पर क्विंटल का यहाँ पे मेंशन किया गया है MSP। ठीक है, नाउ बाकी अगर हम क्रॉप की बात करें, वीट के लिए आपका जो है 2585 रखा गया है, बार्ले के लिए 2150, ग्राम के लिए 5875, देन लेंटिन जो है इसके लिए 7000। नेक्स्ट आता है आपका रैपसीड। ठीक है, रैपसीड एंड मस्टर्ड के लिए इट इज 6200 एंड सैफ फ्लावर के लिए अभी हमने डिस्कस किया इट इज 6540। ठीक है, सबसे ज्यादा हाइक हमें सैफ फ्लावर में दिखा है एंड बाकी के जो आपके हाइक हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली कैबिनेट जो है यूनियन कैबिनेट इन्होंने अप्रूव किया है 6 ईयर प्रोग्राम जिसका नाम है मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन पल्स प्रोडक्शन, कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें पल्सेस का। ठीक है, इसके लिए आउटले दिया गया है 11,440 करोड़ का और हमारा टारगेट है 2031 का। ठीक है, क्या टारगेट है कि हमें पल्सेस प्रोडक्शन जो है उनको इंक्रीज करना है 24.2 मिलियन टन से 35 मिलियन टन। देन हमें कल्टीवेशन एरिया एक्सपैंड करना है 310 लाख हेक्टेयर तक। देन हमें जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करनी है। ठीक है, आपका टू दी 1130 kg पर हेक्टेयर यील्ड जो है वो हमें इंक्रीज करनी है। ठीक है, ये हमारे टारगेट्स हैं। इसके अलावा मेजर इनिशिएटिव्स अंडर दिस मिशन आर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें स्टैब्लिश करना है 1000 न्यू प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स, साथ में ही हमें मैक्सिमम सब्सिडी जो है ऑफ 25 लाख फॉर ईच यूनिट ये हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके अलावा सीड डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 126 लाख क्विंटल ऑफ सर्टिफाइड सीड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फार्मर्स को, कवरिंग 370 लाख हेक्टेयर्स बाय 2030-2031। ठीक है, एंड 88 लाख सीड किट्स जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी फार्मर्स। ठीक है, एम क्या है कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है पल्स प्रोडक्शन में, इस चीज के लिए सरकार ये सब चीजें कर रही है। ठीक है, this aims to expand pulses cultivation by 35 lakh hectare focusing on rice fallow and diversifiable lands. okay, इसके अलावा रिसर्च एंड ट्रायल्स जो हैं कंडक्ट किए जाएंगे, मल्टी लोकेशन ट्रायल्स आपके होंगे इन मेजर पल्सेस ग्रोइंग स्टेट्स, इंश्योर करने के लिए रीजनल एडेप्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को। ठीक है, इसके अलावा 5 ईयर रोलिंग सीड प्रोडक्शन प्लान जो है वो भी आपका यहाँ पे रहेगा। इस मिशन के तहत स्टेट्स जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे 5 ईयर रोलिंग सीड प्रोडक्शन प्लान को। ठीक है, अंडर विद द ब्रीडर सीड प्रोडक्शन मॉनिटर्ड बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको मॉनिटर करेगा, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन मॉनिटर करेगा ये। ठीक है, देन इसके अलावा सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज जो हैं वो हैंडल करेंगे फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन को एंड ट्रैक करेंगे, जो ट्रैकिंग है वो भी यहाँ पे की जाएगी साथी पोर्टल के हेल्प से। ठीक है, सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल जो है इसकी मदद से आपकी ट्रैकिंग भी यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया था अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? न्यू दिल्ली में, टू मार्क द 5 ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द इवेंट लेटर ऑफ इंटेंट्स फॉर presented to the 4 foreign universities to set up campuses in India। तो 4 आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे दिया गया था ताकि वो अपना कैंपस इंडिया में सेटअप कर सकें।
नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशन इनिशिएटिव्स यहाँ पे जो है आपके लॉन्च किए गए थे, जैसे तारा ऐप, माई करियर एडवाइज़र, भाषा सागर, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी जो है इनॉग्रेट की गई थी अंडर द बजट ऑफ 10,000 करोड़। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बताना है। तो पहला स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका, पहला और दूसरा जो है ये करेक्ट है। थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि जो बजट आपका है एजुकेशन इनिशिएटिव्स को लॉन्च कर जहाँ जो यहाँ पे किए गए थे उसके लिए बजट आपका है 4,000 करोड़ का। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला कि 4 यूनिवर्सिटीज़ को लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, देन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी फ्रॉम अगेन ऑस्ट्रेलिया, देन ला ट्रोब यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल फ्रॉम यूके। तो लेटर ऑफ इंटेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट किए गए थे। ठीक है, नाउ अब अदर चीज़ की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे न्यू रीजनल ऑफिस बिल्डिंग जो है सीबीएसई की, वो इनॉग्रेट की गई थी आपके पटना बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है 9 न्यू कैंपसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आपकी इनॉग्रेट की गई थी नवोदय विद्यालय समिति की। देन फाउंडेशन स्टोन रखा गया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का एट दी एनसीईआरटी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है, देन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 75 हॉस्टल्स का अक्रॉस 8 स्टेट्स। ठीक है, विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 187.35 करोड़। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है, इसके तहत फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 309 हॉस्टल का अक्रॉस 12 स्टेट्स, और इसके लिए आपका आउटले है 1,190.34 करोड़ का। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं 4,000 करोड़ के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए थे, जिसमें से तारा ऐप पोर्टल एक है। ये जो आपका ऐप है इसका फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी असिस्टेड रीडिंग असेसमेंट। तो यहाँ पे जो 3rd से 8th क्लास के बच्चे होंगे उनके लिए ये जो सिस्टम है, ये असेसमेंट जो है वो लगाया जाएगा, और ये बेसिकली चेक करेगा और इम्प्रूव करेगा स्टूडेंट्स की रीडिंग फ्लुएंसी को। जैसे आपका 1 मिनट में बच्चा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि 1 मिनट में बच्चा कितने वर्ड्स बोल पा रहा है, उसमें से कितने उसने मिस प्रोनाउंस किए हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, मेजर की जाएगी। नेक्स्ट है माई करियर एडवाइजर ऐप यहाँ पे लॉन्च की गई थी, विच इज़ लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी along with the Wadhwani Foundation and PASIF, which is a unit of NCERT. ओके, इसका मेन एम क्या है कि हमें एम्पावर करना है बच्चों को टू मेक इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-2026। तो यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग सिस्टम ये आपका है स्कूल्स के लिए, जिसमें 60 इंडिकेटर्स रखे गए हैं, और इनको 6 कैटेगरीज में आपका जो है विभाजित किया गया है, जिसमें वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग, ये सब चीज़ें जो है ऐड की गई हैं। ठीक है, इसे डेवलप किया गया है एनसीईआरटी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड यूनिसेफ के कोलैबोरेशन से। फाइन, नेक्स्ट आता है वेब बेस्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पोर्टल जो है वो यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया था, एंड इट इज़ लॉन्च बाय द नेशनल टेस्टिंग सर्विस इंडिया। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स जो है ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो प्रोवाइड की जाएंगे 22 इंडियन लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट आता है एआई अप्रेंटिसशिप अंडर द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, इसका मेन एम है कि हमें एनहांस करना है स्टूडेंट का नॉलेज एंड स्किल्स को इन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में। और इसके तहत यहाँ पे पर मंथ जो ग्रेजुएट्स हैं उनको पर मंथ 9,000 का स्टाइफन मिलेगा, जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 8,000 का। ठीक है, और इसके लिए बजट कितना रिलीज किया गया है आपका? इट इज़ 500 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाषा सागर ऐप। ये जो ऐप है इसका मेन एम क्या है कि हम किसी भी भाषा को बेसिकली डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी भाषा में। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैंने हिंदी में कुछ बोला और वो पंजाबी में आपका जो है कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब इसमें क्या फीचर्स हैं? 18 कॉन्वर्जेशन कोर्सेज यहाँ पे आपके अवेलेबल कराए गए हैं, 24 वोकैबुलरी कोर्सेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड एनसाइक्लोपीडिक
डिक्शनरी ऑफ संस्कृत, इसे इस्टेब्लिश किया गया है डेक्कन कॉलेज में, एंड इसको जो है इसके कोलैबोरेशन से सेटअप किया गया है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी प्लस संस्कृत डिक्शनरी प्रोजेक्ट फ्रॉम पुणे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका कोशाश्री पोर्टल। अब ये जो आपका पोर्टल है इसमें 35 वॉल्यूम्स जो है संस्कृत डिक्शनरी के वो आपके डिजिटाइज किए गए हैं, डिजिटल उनको किया गया है, जिसमें 15 लाख वर्ड्स हैं, 1 करोड़ रेफरेंस हैं एंड 1500 एंशिएंट टेक्स्ट हैं। इट इज फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर दी पीएम श्री स्कीम। ओके, एंड डेवलप किसने किया है? सीडेक पुणे द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कैंपसेस जो हैं वो आपके जो है इनॉग्रेट किए गए थे, जैसे आईआईटी बॉम्बे में हॉस्टल प्लस देसाई सेठी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है इनॉग्रेट किया गया था। ऐसे ही आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम इन द आंध्र प्रदेश इट वाज इनॉग्रेटेड, देन सीयू फ्रॉम जम्मू एंड सीयू इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है इनकी बिल्डिंग्स को इनॉग्रेट किया गया था। ऐसे ही आपका एनआईटी रायपुर जो है यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू एज करिकुलम की यहाँ पे बात की गई है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग आपकी होनी चाहिए बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। जैसे सिंपल बीटेक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एकेडमिक की बात करें तो बीटेक ऑनर्स यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। बीटेक के साथ आप बीटेक विद माइनर कर सकते हो, बीटेक विद सेकंड मेजर कर सकते हो, बीटेक प्लस एमटेक आप इंटीग्रेटेड वाला कोर्स भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है वाइब। इट इज एंगेज वाइब एंगेज एंजॉय एनलाइटन। ये एआई पावर्ड कंटिन्यूस एक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसे डेवलप किया है एजुकेशन डिजाइन लैब ऑफ आईआईटी रोपर। ठीक है, now next our question है which country has been selected to host the 8th edition of a Commonwealth Youth Game in 2027। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसको बेसिकली सेलेक्ट किया गया है कि वो होस्ट करेगी 8वां एडिशन कॉमनवेल्थ यूथ गेम का, जो आपका 2027 में होना है, एंड दिस अनाउंसमेंट वाज डन बाय द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। तो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माल्टा होस्ट करेगा आपका 2027 का कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। ठीक है, अब यहाँ पे 8 आपके स्पोर्ट्स होंगे, एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग, नेटबॉल, स्क्वैश, ट्रायथलॉन, वेट लिफ्टिंग एंड 2 डब्ल्यू स्पोर्ट्स यहाँ पे आपके हैं सेलिंग एंड वाटर पोलो। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अक्टूबर 2025 आरबीआई ग्रांटेड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एसआरओ स्टेटस टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिसेंटली एसआरओ स्टेटस दिया गया है आरबीआई द्वारा? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसको एसआरओ का स्टेटस दिया है आरबीआई ने। अब एसआरओ के लिए अगर एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपको स्टैटिक वाला कि एसआरओ के लिए अगर कोई एंटिटी इंटरेस्टेड है एसआरओ स्टेटस के लिए तो उसको कितना मिनिमम नेटवर्थ चाहिए होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं आंसर भी बता देती हूँ। आंसर आपका है ₹2 करोड़। ठीक है, नाउ यहाँ पे FIDC की अगर हम बात करें तो इसके सीईओ अपॉइंट किए गए हैं रमन अग्रवाल। ठीक है, एंड FIDC जो है ये रिप्रेजेंट करता है नियरली 400 NBFCs को। ठीक है, नाउ इसके अलावा अदर एसआरओज कौन कौन से हैं? साधन है आपका, माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क है एमफिन, देन आपका फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट फेस जो है। ठीक है, ये सारे आपके एसआरओ स्टेटस इनको मिला हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टॉप द सेकेंड एडिशन ऑफ अ फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन द बिजनेस लिस्ट रिलीज बाय द फॉर्च्यून। तो फॉर्च्यून ने रिसेंटली आपके लिस्ट जारी की है फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल के नाम से इन बिजनेस। ठीक है, और इसे टॉप किया है जेनसन हुआंग जो है उनके द्वारा इसको टॉप किया गया है, जो सीईओ एंड प्रेसिडेंट है निविडिया की। ठीक है, यहाँ पे टॉप 5 पर्सनालिटी के नाम आप देख सकते हैं। जेनसन हुआंग अभी हमने पढ़ा इनके बारे में, सेकंड नंबर पे थे सत्य नाडेला, थर्ड पे मार्क जुकरबर्ग, फोर्थ पे एलन मस्क एंड फिफ्थ पे आपके हैं वैंग चुआनफू। ओके, नाउ इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया से मुकेश अंबानी जी 56 रैंक पे थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, और गौतम अदानी जी 96 नंबर पे थे। ठीक है, इसके अलावा 6 नंबर पे थे आपके सुंदर पिचाई, देन रेन जेगफी, सैम अल्टमन,
जेमी डिमन 9th नंबर पे, मैरी बारा 10th नंबर पे, ठीक है। ऐसे ही जूलियस स्वीट, जेन फ्रासेर, एंडी जेसी, लीसा सू एंड टिम कॉक, ये आपके 15th रैंकिंग पे थे, ठीक है। इसके अलावा इंडियन ओरिजिन के पर्सन्स जो इस लिस्ट में शामिल थे, जैसे नील मोहन जो सीईओ है यूट्यूब के, इनकी 83rd रैंक थी, ठीक है। 83 नंबर पे ये थे। और 62 नंबर पे डॉक्टर रेशमा केवाल रामानी जो है, ये 62 नंबर पे थे, जो प्रेसिडेंट सीईओ हैं वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स के। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDFC फर्स्ट बैंक पार्टनर्ड विद विच रेमिटेंस प्रोवाइडर टू लॉन्च रेमिट फर्स्ट टू इंडिया, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर NRIs टू सेंड मनी टू इंडिया। तो रिसेंटली IDFC बैंक ने पार्टनरशिप किया है साइनेक्स के साथ, ठीक है। ये पार्टनरशिप हुई है साइनेक्स के साथ, ताकि जो NRIs हैं वो इंडिया में आराम से पैसा भेज सके और उस पर कोई टैक्स भी यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। क्विकली ये पैसा और सिक्योरली ये पैसा जो है भेजा जा सके इंडिया में, ठीक है। साइनेक्स आपकी एक रेमिटेंस प्रोवाइडर है विच इज लाइसेंस्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ओके। Now next up question है, which country will co-host the inaugural Women's T20 World Cup Cricket for the Blind 2025? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो co-host कर रही है inaugural edition of Women's T20 World Cup Cricket for the Blind 2025? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इंडिया और श्रीलंका मिलके इसे को होस्ट कर रहे हैं, और नवंबर में ये आपका जो है कंडक्ट किया जाएगा। 11 से 23 नवंबर तक ये चलेगा। और ऑर्गेनाइजर इनमें कौन है? क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया एंड श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसको आपके ऑर्गेनाइज कर रही हैं। वेन्यूज की बात करें तो 2 वेन्यू आपके इंडिया में है, न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु। कोलंबो आपका श्रीलंका में रहेगा, ठीक है। ये 3 वेन्यू यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा कौन कौन सी टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी? सो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड USA जो है वो इसे आपका यहाँ पे ये टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI, has proposed which year as a new base year for the Consumer Price Index. तो recently जो हमारी Ministry of Statistics and Program Implementation है, इन्होंने 3 चीज़ों के लिए बेस ईयर जो है अभी नया सेट किया है। और क्वेश्चन में जो पूछा गया है इट इज़ फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो CPI के लिए जो नया बेस ईयर आपका रखा गया है, सेलेक्ट किया गया है, इट इज़ 2024, ठीक है। और ये प्रपोजल किसने दिया था? इट इज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। बाकी आपकी अदर जो एंटिटीज हैं जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इनके लिए जो बेस ईयर आपका रिवाइज किया गया है इट इज 2022-2023। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द FIEO overview of states export 2024-2025, which state emerged as a top exporter in India in financial year 2025? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो FIEO के ओवरव्यू ऑफ स्टेट्स एक्सपोर्ट 2024-2025 का जो डेटा रिलीज किया गया था उसमें हाईएस्ट मतलब आपका ऐसा स्टेट बना है जिसने हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इट इज योर गुजरात। गुजरात ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। और गुजरात ने कौन कौन सी कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बेसिकली गुजरात की कौन कौन सी रही हैं? तो इट इज USA, नीदरलैंड, UAE, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया रही हैं। इसके अलावा अगर हम सेकेंड स्टेट की बात करें तो सेकेंड स्टेट आपका है महाराष्ट्र, फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। फाइन। नाउ FIEO की आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की, इसके DG एंड CEO है डॉक्टर अजय सहाई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1965 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस हैव सेट अप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन टू मैन्युफैक्चर विच हेलीकॉप्टर? तो रिसेंटली टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस ने मिलके यहाँ पे मतलब बेसिकली ये दोनों मिलके सेटअप कर रहे हैं इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन से हेलीकॉप्टर्स को? इट इज योर एयरबस H125, ठीक है, एयरबस H125। ओके, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर E। और ये इनकी सेकेंड फैसिलिटी है। पहली फैसिलिटी वडोदरा गुजरात में आपकी थी और ये सेकेंड फैसिलिटी है आपका
विमागल कर्नाटका में। ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन है 2026 में आपका स्टार्ट होएगा एंड ये जो हेलीकॉप्टर्स है इनकी डिलीवरी 2027 तक की जाएगी। Now next up question है, where was the 42nd session of International Civil Aviation Organization Assembly held from 23rd September to 3rd October 2025? तो recently आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में 42nd सेशन हुआ था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन असेंबली का। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मतलब इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किसने किया था? रमेश कुमार, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, राइट। आईसीएओ की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल है जुआन कार्लोस सलराज, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसे 1944 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, अब बात करते हैं अदर हाइलाइट्स की। जैसे आईसीएओ की जो 42nd असेंबली हुई थी, यहाँ पे आपके काउंसिल इलेक्शन भी हुए थे। ठीक है, इसमें 36 मेंबर गवर्निंग बॉडी जो है उसे इलेक्ट किया गया था फॉर द 3 ईयर टर्म। ठीक है, 2025 से 2028 के लिए। इसके अलावा काउंसिल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 3 यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके हैं। जैसे पार्ट 1 की स्टेट्स इन एयर ट्रांसपोर्ट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए को आपका इलेक्ट किया गया है। बात करें सेकेंड पार्ट की, स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोस्ट टू द इंटरनेशनल एयर नेविगेशन, इस पार्ट में इंडिया को री इलेक्ट किया गया है। इसके अलावा अर्जेंटीना, कोलंबिया, डेनमार्क, इजिप्ट, मेक्सिको, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड को यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। देन बात करें थर्ड पार्ट की, तो अदर स्टेट्स एंश्योरिंग ज्योग्राफिक बैलेंस, तो इसमें इलेक्ट किया गया है अंगोला, ब्लीज, क्यूबा, एक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनिया, मलेशिया, माली, मोरक्को, पोलैंड, कतार, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, युगांडा, यूएई एंड यूग्रेको। फाइन, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया का फोकस एरिया क्या क्या रहेगा? ठीक है, इंडिया को सेकेंड पार्ट के लिए आपका रीइलेक्ट किया गया है और इंडिया का फोकस रहेगा इन स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सेकेंड आपका ऑप्शन है इन प्रमोटिंग इक्विटेबल ग्रोथ इन एयर कनेक्टिविटी, then advancing aviation technology and to support ICAO's initiative No Country Left Behind। ठीक है, इसके अलावा इस इवेंट में एडवर्ड वार्नर अवार्ड भी दिए गए थे, जिसके रेसिपिएंट आपके हैं अफ्रीकन सिविल एविएशन कमीशन एंड दूसरा है अफ्रीकन सिविल एविएशन एंड फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन। इनको ये अवार्ड दिया गया है इनके आउटस्टैंडिंग काम के लिए इन इम्प्रूविंग एविएशन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब बात करें अवार्ड की, तो आईसीएओ ने इसे एस्टैब्लिश किया था 1959 में एंड इस अवार्ड में गोल्ड मेडल एंड सर्टिफिकेशन ऑफ साइटेशन आपका दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसका नाम रखा गया है डॉक्टर एडवर्ड पियर्सन वार्नर के नाम पे, जो पहले प्रेसिडेंट थे आईसीएओ काउंसिल के। ओके, Now next up question है, Thomas Cook India Limited sign a MOU with which government body to collect real-time traveler feedback and to evaluate India's destination performance। तो थॉमस कुक इंडिया जो है इन्होंने रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ MOU साइन किया है किस चीज के लिए? कलेक्ट करने के लिए रियल टाइम ट्रैवलर फीडबैक एंड इवेल्युएट करने के लिए इंडिया के डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस को। ये MOU आपका 3 साल के लिए रहेगा। ठीक है, 3 इयर्स के लिए ये MOU आपका साइन किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ सिग्नेटरीज कौन कौन से थे आपके? सीमा जैन जो डायरेक्टर डेस्टिनेशन डेवलपमेंट डिवीजन के हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, एंड मिस्टर रोमिल पंत जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड है हॉलीडेज थॉमस कुक इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट हैविंग रिपोर्टेड 0 चाइल्ड मैरिज केसेस अक्रॉस ऑल इट्स ग्राम पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का जिसको रिसेंटली आपका डिक्लेयर किया गया है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, और ये इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, ऐसा करने वाला। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, बलूद। ठीक है, आफ्टर बलूद 75 ग्राम पंचायत जो आपकी है सूरजपुर की, इसको भी डिक्लेयर किया गया है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट ग्राम पंचायत। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एम है कि बाय 2028-2029 ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट इनके चाइल्ड मैरिज फ्री हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ अ न्यू नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज अनाउंस्ड बाय द सीएम ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस। तो इनमें से कौन सा ऑफिशियल नाम रखा गया है नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का? सो इट इज नेम्ड आफ्टर डीबी पाटिल जो आपके फार्मर लीडर थे। ठीक है, अब यहाँ पे इनका नाम क्या है? मतलब इस
एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? इट इज लोक नीति दिनकर बालू पाटिल नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसे रीनेम किया गया है एज अ लोक नीति दिनकर बालू पाटिल नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर है? अब डीबी पाटिल जो है ये आपके लोकल फार्मर लीडर थे जिन्होंने एडवोकेट किया था फ्री कंपनसेशन फॉर फार्मर्स ड्यूरिंग दी सिटीज डेवलपमेंट। इसकी वजह से ही इनके नाम पे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ओके, now next is PM Narendra Modi launched which scheme aimed at transforming ITIs into advanced centers for skilling and employability? तो recently PM मोदी द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी PM सेतु नाम से, जिसका मेन एम क्या है कि जो हमारे ITIs हैं इंडिया में उनको एडवांस सेंटर बनाया जाए, उनको और अपग्रेड किया जाए। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज PM सेतु, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट आपका है 60,000 करोड़ का। इसके तहत इनका प्लान है ये अपग्रेड करेंगे 1000 गवर्नमेंट ITIs को इन अ हब एंड स्पोक मॉडल विच कंसिस्ट ऑफ 200 हब ITIs एंड 800 आपके स्पोक ITIs होंगे। ठीक है, ग्लोबल सपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, फेज 1 में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, मतलब ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ITIs इन पटना दरभंगा बिहार। ठीक है, पटना एंड दरभंगा में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फाइन। इसके अलावा PM मोदी जी ने कुछ यहाँ पे मल्टी यूथ फोकस इनिशिएटिव आपके जो है अनवील किए थे, उनको देख लेते हैं। जैसे PM मोदी जी इनॉग्रेटेड 1200 vocational skill labs set up across 400 Navodaya Vidyalayas and 200 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स इन 34 स्टेट्स एंड UTs। ठीक है, इन्होंने आपका 1200 वोकेशनल स्किल लैब सेटअप जो है वो यहाँ पे इनॉग्रेट किया था 400 नवोदय में एंड एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है PM मोदी जी ने लॉन्च किया था रिवैम्ड मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना MNSSB। ठीक है, अपग्रेडेड जो इसका वर्जन था उसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था, रिवैम्ड वर्जन। नियरली 5 lakh graduate youth every year will receive monthly allowance of 1000 rupees for 2 years along with the free skill training। तो यहाँ पे इन्होंने रिवैम्ड वर्जन लॉन्च किया था मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को, और इसमें आपका नियरली 5 लाख ग्रेजुएट यूथ्स को आपका जो है 2 सालों तक 1000 रुपए का मंथली अलाउंस यहाँ पे मिला करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्कीम है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है PM मोदी जी ने यहाँ पे लॉन्च किया था रीडिजाइन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। रीडिजाइन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम यहाँ पे इन्होंने लॉन्च की थी, विच विल प्रोवाइड कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन ऑफ अप टू 4 लाख सिग्निफिकेंटली ईजिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ अ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था, रीडिजाइन ऑफ SSC स्कीम लॉन्च किया गया था, जहाँ पे इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन यहाँ पे लिया जा सकता है अप टू 4 लाख तक का। ठीक है, नेक्स्ट आता है PM मोदी जी ने डेडिकेट किया है बीटा कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पटना बिहार। देन ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड बिहार युवा आयोग, एक स्टैट्यूटरी कमीशन है फॉर द एजेस 18 to 45 टू चैनलाइज एंड हार्नेस देयर पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी को बिहार में, एंड इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है न्यू एकेडमिक एंड रिसर्च फैसिलिटी का 4 यूनिवर्सिटीज में इन द बिहार, जैसे पटना यूनिवर्सिटी हो गया आपका, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश विश्वविद्यालय एंड नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि टोटल 160 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी एट विच इंस्टीट्यूट। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका जहां पे अप्रूवल मिला है स्टैब्लिश करने के लिए नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को? तो इट इज IIT भुवनेश्वर फ्रॉम द उड़ीसा। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, IIT भुवनेश्वर में स्टैब्लिश किया जाएगा नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को। नाउ अंडर दिस मेंबर्स ऑफ जो फंड है यहाँ पे, it is funded under the members of parliament local area development scheme
और ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा 4.95 करोड़ का। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? बूस्ट करना इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेनिंग को। अब ये जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो आपकी है, ये आईआईटी भुवनेश्वर के सिलिकॉन कार्बाइड रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर में जो है आपकी लोकेटेड होगी, और इसमें 4.6 करोड़ यूज किया जाएगा फॉर द इक्विपमेंट एंड 35 लाख यूज किए जाएंगे फॉर द सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो report crime in India 2023, which city was named India's safest city in 2023 with a crime rate of 83.9 cognizable offenses per lakh population। तो रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, इनके तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है क्राइम इन इंडिया 2023 नाम से, और इसके अकॉर्डिंग इंडिया की सेफेस्ट सिटी आपकी 2023 में बनी हुई है कोलकाता। ठीक है, फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर से ये आपका टॉप पोजीशन पे बनी है, मतलब इंडिया की सेफेस्ट सिटी बनी हुई है। इसके अलावा बाकी सिटीज की बात करें, सेकेंड नंबर पे आपका था हैदराबाद, ठीक है, थर्ड पे था पुणे, फोर्थ पे मुंबई एंड फिफ्थ पे कोयम्बटूर। तो ये पांचों आपकी सेफेस्ट इंडियन सिटीज हैं, ठीक है, इन दी 2023। अब ये जो रिपोर्ट थी इसके बारे में देखें तो ये जो रिपोर्ट थी, कौन सा एडिशन था इसका 71st एडिशन रिलीज किया गया था, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा टॉप 5 अनसेफ इंडियन सिटीज कौन कौन सी रही हैं आपकी? कोची सबसे पहले नंबर पे, फिर न्यू दिल्ली, सूरत, जयपुर एंड पटना आर दी मोस्ट अनसेफ इंडियन सिटीज इन 2023। अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है आपका एनसीआरबी जो है, इसके डायरेक्टर हैं आलोक रंजन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इसकी स्थापना की गई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1986 में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो आपका मेंबर है वर्ल्ड बैंक का, हैज अनाउंस्ड $150 million anchor equity investment in which fund managed by the HDFC Capital Advisors to promote green and affordable housing development in India। तो रिसेंटली IFC ने, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अनाउंसमेंट की है कि ये इन्वेस्ट करेंगे HDFC कैपिटल एडवाइजर जो मैनेज करता है फंड को, उसमें प्रमोट करने के लिए ग्रीन और अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट को इंडिया में। तो ये फंड कौन सा, इनमें से कौन सा फंड है जिसमें ये इन्वेस्टमेंट की गई है? तो इट इज एच ड्रीम फंड। ठीक है, इट इज HDFC कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ रियल इस्टेट अफोर्डेबल एंड मिड इनकम फंड। ठीक है, इसमें ये इन्वेस्टमेंट आपकी की गई है, और टोटल टारगेट जो आपका इस फंड का है वो $1 billion का है, जिसमें से $150 million इन्वेस्टमेंट IFC ने यहाँ पे अनाउंस किया है। ठीक है, अब इस फंड का मेन एम है कि इन्हें डिलीवर करना है एटलीस्ट 25,000 ग्रीन अफोर्डेबल एंड मिड इनकम रेजिडेंशियल यूनिट्स, जो फॉलो करता हो आपका, मतलब जो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनको ये फॉलो करता हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू ट्रांजिशन फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक। तो रिसेंटली जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसे अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है RBI का, किस चीज के लिए? यूनिवर्सल बैंक के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस बेसिकली RBI ने इनको दिया है, और आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये जो बैंक है, इसको 2015 में आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया गया था, और इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द ईयर 2017। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO कौन है? संजय अग्रवाल है, हेडक्वार्टर इसका जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए क्या क्या आपकी जरूरतें होती हैं, या स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या एलिजिबिलिटी होती है कि वो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो पाए। तो पहला पॉइंट है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे मस्ट हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 1000 करोड़। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 1000 करोड़ होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे मस्ट हैव अ शेड्यूल्ड स्टेटस with a satisfactory performance track record for at least 5 years। scheduled status होना चाहिए, और इनका जो performance track है वो आपका satisfactory होना चाहिए at least 5 years के लिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये listed होने चाहिए आपके recognized stock exchange में। चौथा है कि जो net profit है, it must be maintained in a last 2 financial year। फिर ग्रॉस NPA जो है वो लेस देन 3% होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 3%, एंड नेट NPA जो है ये आपका लेस देन इक्वल्स टू 1% होना चाहिए इन अ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर।
और लास्ट आपका पॉइंट क्या है, लास्ट क्राइटेरिया क्या है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इट मस्ट मीट द प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो दैट इज CRAR रिक्वायरमेंट ऑफ 15%. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ माइक्रोसाइट लॉन्च बाय द RBI एट indiacurrency.rbi.org.in. तो रिसेंटली RBI ने एक माइक्रोसाइट लॉन्च की है आपकी, ठीक है, जो हमें बताती है, जो हमें अवेयर करती है अबाउट दी बैंक नोट्स, जो इंडिया के बैंक नोट्स हैं आपके, ठीक है, उसके डिजाइन, उसके सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या हैं, उसके बारे में हमें फुल इंफॉर्मेशन देती है. फाइन. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू एजुकेट द पब्लिक ऑन इंडियन बैंक नोट्स डिजाइन एंड सिक्योरिटी फीचर्स. ठीक है. अब ये जो माइक्रोसाइट है इसने रिप्लेस किया है पैसा बोलता है .rbi.org.in को. ठीक है, ये जो आपकी साइट है इस पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे बैंक नोट्स के बारे में. ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. जैसे ये जो माइक्रो साइट है ये हमें 360 डिग्री व्यू देगी हमारे बैंक नोट्स का. जैसे आपका जो है 50 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का नोट्स है, तो हर एंगल से जो है हम एग्जामिन कर सकते हैं हमारे बैंक नोट्स को. ठीक है, ये फीचर हमें प्रोवाइड करती है. साथ में ही हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन देती है सिक्योरिटी एलिमेंट्स के, जैसे वाटर मार्क के बारे में बताती है, लेटेंट इमेजेस, ऐसी इमेजेस जो हिडन होती है, जैसे गांधी जी की इमेजेस होती है ना, आपकी एक साइड तो आपकी विजिबल होती है, ठीक है, दूसरी साइड में आपकी लेटेंट इमेजेस होती है या हिडन इमेजेस होती है ना, जैसे आप थोड़ा तिरछा करोगे तब आपको दिखती है इमेजेस. ठीक है, वो होती हैं आपकी लेटेंट इमेजेस. ऐसी माइक्रो लेटरिंग, कलर शिफ्टिंग, ठीक है, ये सब, जैसे हमारी जो बीच में एक थ्रेड होती है ना नोट के बीच में, वो कलर चेंज करती है, अगर आप उसको टिल्ट करोगे ग्रीन और ब्लू कलर को चेंज करती है, राइट. सो इस टाइप की इंफॉर्मेशन ये आपको इस नई वाली साइट पे मिलेगी. फाइन. इसके अलावा कुछ और आपके स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट जो RBI द्वारा प्रिंट किया गया है वो कितना है, हाईएस्ट है आपका 10K का. ठीक है, 10,000 का हाईएस्ट नोट जो है वो प्रिंट किया गया था RBI द्वारा. 1938 में किया गया था, फिर इसे डीमोनेटाइज किया गया था 1946 में, फिर दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में, और फिर बाद में बंद किया गया था 1978 में. ठीक है, इसके अलावा कितनी लैंग्वेजेस आपकी जो है इंडियन नोट्स में होती है. ठीक है, आपने देखी होगी लिपियां होती है, राइट. अगर आप बैक साइड में देखोगे तो आपको मिल जाएंगी 15 लैंग्वेज होती हैं, इंग्लिश और हिंदी ये भी आपकी रहती हैं उसमें. ठीक है, इसके अलावा करेंसी पेपर जो है वो कौन सा होता है, 100% कॉटन हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द करेंसी पेपर. फाइन. इसके अलावा एक ऐप भी है यहाँ पे, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ऐप. अब ये किसके लिए बनाई गई है, जो ऐसे पर्सन होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वो इस ऐप के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कितने रुपए का ये नोट है. ठीक है, इट इज मेड फॉर visually impaired person identified the note denomination of Indian bank note. ठीक है, ये ऑफलाइन वर्क करती है ऐप. एंड ये महात्मा गांधी सीरीज जो आपकी है नई या पुरानी वाली, उन दोनों के नोट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करती है. ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, कि हाउ मच इन कॉइन्स कैन कस्टमर डिपॉजिट इन द बैंक. कितना आप अमाउंट जो है इन अ फॉर्म ऑफ कॉइन्स सबमिट कर सकते हो बैंक में. तो कुछ गेसेस हैं आपके, कितना कर सकते हो. आंसर क्या है, एज पर RBI आप इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है, आप कितना भी अमाउंट जो है इन अ फॉर्म ऑफ कॉइन जो है जमा कर सकते हो बैंक में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन सॉर्न इन एज अ 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो इनमें से कौन से पर्सनालिटी है जो 15वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के. तो आंसर हेयर इज, इनका नाम क्या है, CP राधाकृष्णन. ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज CP राधाकृष्णन, जो आपके फॉर्मर गवर्नर थे महाराष्ट्र के. ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया है जगदीप धनखड़ को, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था अभी, राइट. यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट टॉप द नेशनल इनोवेशन रैंकिंग अंडर द इंस्पायर अवार्ड मानक मिलियन माइंड्स ऑग्यूमेंटिंग national aspiration and knowledge for the years 2025 by submitting the highest number of innovative student ideas which is 7403. तो रिसेंटली कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका जिसने टॉप किया है नेशनल इनोवेशन रैंकिंग अंडर इंस्पायर अवार्ड मानक. तो इट इज योर विच डिस्ट्रिक्ट, इट इज योर मुजफ्फरपुर बिहार. ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर बिहार ने सबसे ज्यादा इनोवेटिव स्टूडेंट आइडियाज सबमिट किए हैं आपके 7403. सेकेंड नंबर पे आपका था बेंगलुरु अर्बन
कर्नाटका से 7,306 आइडियाज इन्होंने सबमिट किए हैं। एंड थर्ड नंबर पे था आपका बगलकोट कर्नाटका से 6,826 आइडियाज इन्होंने सबमिट किए हैं। बेसिकली यहाँ पे जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके इनोवेटिव आइडियाज यहाँ पे जो है भेजते हैं, राइट। पहले ही आपका स्कूल लेवल पे होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे आता है, ठीक है। तो इस ऐसे ऐसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये चलता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें अगर सबसे मतलब आफ्टर दैट थर्ड नंबर के बाद नंबर आता है आपका जयपुर का, जिसने आपके 6,311 नंबर ऑफ आइडियाज जो हैं वो सबमिट किए हैं। देन वैशाली आपका आता है फ्रॉम बिहार 6,182 आइडियाज। लखनऊ से आपका 6,182 आइडियाज जो हैं वो आपके सबमिट किए गए हैं। हरदोई से 5,544, इलाहाबाद से आपके 5,380, प्रतापगढ़ से 5,380 एंड उन्नाव से 5,051 आइडियाज जो हैं आपके वो सबमिट किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इंस्पायर अवार्ड मानक की। तो इसे लॉन्च किया गया है अंडर द इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च स्कीम, ठीक है। इसे इंप्लीमेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है इन पार्टनरशिप विद द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू टैप 10 लाख ओरिजिनल साइंस एंड सोसाइटी बेस्ड आइडियाज फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रंस। एलिजिबल स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके होते हैं क्लास 6 से 10 तक के बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? रिकॉग्निशन क्या है? 10,000 अवॉर्डेड 10,000 रुपीज जो है वो दिए जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को फॉर द मॉडल डेवलपमेंट। आइडियाज फर्स्ट शोकेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देन एट द स्टेट लेवल, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेक्टेड आइडियाज जो हैं द सिलेक्टेड आइडियाज एडवांस टू द नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड टॉप 60 इनोवेशंस जो हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में। एंड अवार्ड यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु टॉप द क्रोल्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2024 विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ 231.1 मिलियन $। तो इसमें से कौन सा सेलिब्रिटी है जिन्होंने क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है इसको टॉप किया है? इसमें आपकी जो है इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विराट कोहली, ठीक है। जो क्रिकेटर हैं इनकी वैल्यूएशन की अगर हम बात करें ब्रांड वैल्यूएशन की तो ये है 231.1 मिलियन $, की, ठीक है। फॉलोड बाय रणवीर सिंह 170.7, देन शाहरुख खान आते हैं थर्ड नंबर पे 145.7, आलिया भट्ट 116.4 एंड सचिन तेंदुलकर फिफ्थ नंबर पे आते हैं 112.2 पे, ठीक है। अब जो ये रिपोर्ट है ये रिलीज किसने की है? क्रोल ने, जो अमेरिकन ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है। ये इसका 10th एडिशन था और यहाँ पे मोस्ट वैल्यूड फीमेल सेलिब्रिटी कौन रही है? आलिया भट्ट रही है जिनकी 4th पोजीशन है, ठीक है। इसके अलावा क्रोल की बात करें इसे 1932 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके सीईओ है जैकब सिल्वरमैन। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन अ एमओयू विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन विच एम्ड एट बूस्टिंग द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज का अग्रीमेंट है? डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, जिसका एम क्या है कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है यूथ्स के लिए उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको एनहांस किया जाए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इस एमओयू के तहत इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन जो है ये आपका डेवलप किया जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ओके। नाउ सिग्नेटरीज की यहाँ पे बात करें तो अरिंदम बागची एम्बेसडर एंड परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया जिनेवा एंड गिलबर्ट एफ फोंगबो जो आपके डायरेक्टर जनरल है आईएलओ के, इनके बीच में ये आपका अग्रीमेंट साइन हुआ था, ये एमओयू साइन हुआ था, ओके। Now next is what was the theme of cultural event held to celebrate दूरदर्शन 66th फाउंडेशन डे in न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो रिसेंटली दूरदर्शन का 66th फाउंडेशन डे आपका सेलिब्रेट किया गया था ऑन 15th of September, ठीक है। और इस ओकेजन पे एक इवेंट इन्होंने रखा था जिसका नाम था शब्दांजलि DD@66, ठीक है। क्या नाम था? शब्दांजलि DD@66। और इसकी शुरुआत आपकी कब की गई थी? इसका फाउंडेशन डे आपका हुआ
होता है, मतलब 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी, 15 सितंबर 1959 को, और फाउंडेशन डे 15 सितंबर को हम इसका हर साल ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ की पॉइंट है आपके, जैसे दूरदर्शन जो है इसके अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो 35 चैनल नेटवर्क हैं इसके, जिसमें से 6 नेशनल है, 28 आपके रीजनल है और एक आपके इंटरनेशनल चैनल है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम है, बाइंड जो स्कीम है इसके तहत 39.61 करोड़ का जो आपका एलोकेशन है वो दिया गया है स्कीम के तहत, जो 2021 से 2026 तक आपका रहेगा मॉडर्नाइज करने के लिए डीडी दूरदर्शन के ऑपरेशंस को। ठीक है, इसकी के साथ कुछ अदर पॉइंट्स भी हैं, जैसे इन्होंने 2024 में वेव ओटीटी ऐप भी यहाँ पे लॉन्च की थी स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्वालिटी कंटेंट इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, एंड दूसरा कि इनका जो एक चैनल है डीडी किसान चैनल, उसने पिछले साल ही 2024 में ही 2 AI एंकर यहाँ पे लॉन्च किए थे, एक का नाम है क्रिश और दूसरे का नाम है आपका भूमि। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड अर्थ क्वेसी सैटेलाइट दैट बिलोंग्स टू अर्जुना क्लास ऑफ अ नियर अर्थ एस्टेरॉइड। तो रिसेंटली क्या हुआ है, एक एस्टेरॉइड हमें मिला है, डिस्कवर यहाँ पे किया गया है। ठीक है, जो अर्थ के आसपास है, अर्थ के आसपास आपका जो है घूम रहा है, एंड इसका नाम रखा गया है 2025 PN7। ठीक है, ये क्या है, 2025 PN7 जो 7th क्वेसी सैटेलाइट है आपका अर्थ का। ठीक है, अब यहाँ पे इसका साइज कितना है, 19 मीटर का इसका साइज है, एंड इट इज 62 फीट वाइड ये आपका है। ठीक है, अर्थ का 7 नोन क्वेसी सैटेलाइट है। क्वेसी सैटेलाइट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो सन के इर्द गिर्द घूमता है और ये सिमिलर पाथ फॉलो करता है जैसे अर्थ करता है, बट यहाँ पे क्या होता है, इट इज नॉट ग्रेविटेशनली बाउंड टू अर्थ। ठीक है, मतलब एक तरह से ये अर्थ की वो नहीं, अर्थ की जैसे मून जो है वो ग्रेविटेशनली अर्थ से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, बट ये जो एस्ट्रॉइड है ये अर्थ से ग्रेविटेशनली बाउंडेड नहीं है। ओके, नाउ अब जो ये डिस्कवर किया गया है, किसने डिस्कवर किया है, पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम द्वारा इसको जो है डिस्कवर किया गया है, इस ऑब्जर्वेटरी द्वारा इन हवाई USA। ठीक है, इसका अगर हम डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम अर्थ, इट इज योर 2,38,855 माइल्स अवे। ओके, यहाँ पे इमेज देख सकते हो आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिकम द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू रिसीव द प्रेस्टिजियस 67 रमन मगस्य अवार्ड। तो ये अवार्ड आपका 7 नवंबर को दिया जाना है, और इसमें इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, इसको इस बार सेलेक्ट किया गया है 67th रमन मगस्य अवार्ड के लिए। ठीक है, जिसे हम फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी सफीना हुसैन द्वारा इन राजस्थान। ठीक है, इसका गोल है 2035 तक इन्हें 10 मिलियन लोगों को एजुकेट करना है। ठीक है, ये इसका एम है। अब बात करें अगर इंडियन रेसिपिएंट की जिनको रमन मगस्य अवार्ड मिला है, तो 2023 में R रवि खन्ना जी को ये अवार्ड मिला था, देन रवीश कुमार को 2019 में, बेजवाड़ा विल्सन 2016, अंशु गुप्ता 2015, अरविंद केजरीवाल 2006 में, महाश्वेता देवी 1997 में, सत्यजीत रे 1967, कमला देवी चट्टोपाध्याय 1966, मदर टेरेसा को मिला था 1962 में, एंड विनोबा भावे 1958 में इनको रमन मगस्य अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 67th एडिशन के आपके रेसिपिएंट देख लेते हैं। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, अली सहाइना फ्रॉम मालदीव्स, विलानुएवा फ्लेविनो एंटोनियो एल फ्रॉम फिलीपींस। ठीक है, ये अवार्ड आपका जो है इसकी सेरेमनी जो है मनीला फिलीपींस में आपकी होगी 7 नवंबर 2025 को। ठीक है, अब यहाँ पे एज अ अवार्ड मेडलियन, सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज दिया जाता है $50,000 का। ठीक है, रमन मगस्य अवार्ड फाउंडेशन की बात करें, इसके चेयरपर्सन है एडगर ओचुआ, हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है, और 1957 में इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी हैं जिनको 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनाया गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो TCA कल्याणी जो है, इनको नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनाया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है SS दुबे को। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1975 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसीव द टाइप सर्टिफिकेशन फ्रॉम डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर इट्स अर्जुना ड्रोन। तो देखो, टाइप सर्टिफिकेशन क्या होता है, एक तरह से ऑफिशियल अप्रूवल होता है आपका DGCA का, कि ये बेसिकली मतलब एक तरह से ये आपका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि जो अर्जुना ड्रोन है ये पूरे जो स्टैंडर्ड्स होता है उनको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब ये अर्जुना ड्रोन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो इट इज प्राइमा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। प्राइमा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन का अर्जुना ड्रोन को टाइप सर्टिफिकेशन DGCA से मिला है। क्लियर है। अब अर्जुना ड्रोन जो है ये क्रॉप स्प्रेइंग और प्रिसीजन फार्मिंग के लिए यूज किया जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच फिनटेक कंपनी डिड द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन साइन अ MOU विद to enable secure and efficient cross border payment for Indian exporter। तो इनमें से कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसके बेसिकली जिसके साथ FIEO ने अग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है इंडियन एक्सपोर्टर्स की वो सिक्योर हो सके, वो एफिशिएंट हो सके, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज ब्रिस्क पे। ओके, दिस इज द फिनटेक कंपनी। अब सिग्नेटरीज की बात करें तो आपका जो FIEO के DG एंड CEO हैं अजय सहाय, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था विद द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ अ ब्रिस्क पे, जिनका नाम है इंदुनाथ चौधरी, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये आपके अग्रीमेंट साइन हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोर्टल लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग द बायर्स इन अ रियल एस्टेट सेक्टर। तो इन्होंने रिसेंटली रीरा नाम का जो पोर्टल है वो लॉन्च किया था, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E। इन्होंने लॉन्च किया है यूनिफाइड रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 पोर्टल, जो आपका 5th मीटिंग में इन्होंने लॉन्च किया था सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की, जो न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI हैज अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ रियलाइजेशन इन CTS, that is check truncation system. Under the new CTS clearing process, what is the time window for Droi Bank to confirm check status? तो इस न्यूज को पहले डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली है क्या, RBI ने एक कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करने की बात की है, जो आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है। देखो, बेसिकली चेक जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने चेक दिया है, ठीक है, जैसे 10 लाख का चेक आपको मिला है, आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे, बैंक उस चेक को डिजिटलाइज फॉर्म में ड्रॉई बैंक के पास भेजेगा, ठीक है। जब क्लियरेंस आएगा उसके बाद जाके आपका अमाउंट जो है वो आपको मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 दिन लगभग लग जाते हैं चेक को जो है क्लियर होने में। तो ये चीज अब रियल टाइम बेसिस पे हो, इस चीज के लिए इंट्रोड्यूस करने वाली है RBI ने, क्या बोला है, वो इंट्रोड्यूस करेंगे कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन CTS, ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसके बारे में डिटेल में देख। सो रिसेंटली RBI ने लॉन्च किया है एक सर्कुलर इंट्रोड्यूस करने के लिए कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक जो है वो रियल टाइम बेसिस पे आपके क्लियर हो जाए, इस वजह से ये इंट्रोडक्शन किया जा रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक टर्म आई है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, कब लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, देखते हैं, ठीक है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2008 में लाया गया था और 2010 में पूरे इंडिया में ये आपका लागू हो गया था, ठीक है। अब ये है क्या, ये सिस्टम जो है, आपके जो चेक आते हैं ना, ठीक है, जैसे मैं एक चेक लिख के गई 10 लाख का, किसी ने मुझे 10 लाख का चेक दिया था, वो मैं क्लियरेंस के लिए गई अपने SBI में, ठीक है। मैंने क्या किया, वो चेक दिया। अब चेक ट्रंकेशन सिस्टम के थ्रू मेरे चेक की डिजिटल कॉपी जो है वो जिस बैंक का चेक होगा उस पर भेजी जाएगी फॉर क्लियरेंस। तो ये आपका है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, कि डिजिटल वे में आपका चेक जो है ड्रॉई बैंक के पास भेजा जा रहा है कि भाई अमाउंट के लिए, राइट, क्लियरेंस के लिए बेसिकली, ठीक है। इससे पहले फिजिकल फॉर्म में चेक्स जो है वो भेजे जाते थे। 2008 में चेक ट्रंकेशन सिस्टम के थ्रू डिजिटल वे में ये चीज होने लगी, ठीक है। अब यहाँ पे
डिजिटल वे में हो रहा था, बट 2+1 डे यहाँ पे लग रहे थे, मतलब 2 दिन यहाँ पे जो है इस क्लियरेंस में लग रहा था। अब आजकल का ज़माना तेज़ हो गया है, तो आरबीआई चाहता है कि हमारी जो ये सिस्टम है चेक क्लियर करने का वो भी तेज़ हो जाए। ठीक है, तो अब नए सिस्टम के थ्रू हमारे जो चेक हैं वो विद इन अ फ्यू आवर्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, ऐसा आरबीआई ने यहाँ पे मेंशन किया है। अब जो आपका बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पे बैंक हैं, ठीक है, एक बैंक है एसबीआई जिसके पास मैं चेक लेके गई, दूसरा बैंक है एचडीएफसी जिसका चेक था। ठीक है, तो यहाँ पे एसबीआई जो है इसके पास प्रेजेंटेशन टाइम कितना है, 10 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक इसके पास टाइम है कि ये चेक जो है वो भेज सकता है। ठीक है, और ड्रॉई बैंक आपका है एचडीएफसी जिसके पास टाइम है कि ये कंफर्म करेगा कि भाई मतलब चेक एक तरह से क्लियर करेगा कि 10 मतलब ये अपना रिस्पॉन्स बेसिकली देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कंफर्मेशन होगी ये 10 से 7 बजे तक देगा। तो इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, टाइमिंग पे बेस्ड, ये क्लियर है। और ये भी हो सकता है कि भाई पहले जो मतलब चेक ट्रांकेशन सिस्टम है, ठीक है, तो ये इसमें कितने वर्किंग डेज आपके लगते हैं, तो इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों चीज क्लियर हुई। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है, अब जो इम्प्लीमेंटेशन है आपके कंटिन्यूअस प्रोसेस वाले का, ठीक है, ये 2 फेजेस में किया जाएगा। पहला फेज जो है ये 4 अक्टूबर से आपका इफेक्ट में आएगा, जहां पे ड्रॉई बैंक जो है उनको कंफर्म करना होगा चेक 7 PM तक ऑन दी सेम डे। ये चीज ध्यान में रखनी है कि विद इन जिस दिन चेक जो है जैसे एसबीआई द्वारा जो चेक भेजा गया है उसी दिन वो कंफर्मेशन दे। अगर वो कंफर्मेशन नहीं देते हैं देन उसको हम जो है अप्रूव्ड मान लेंगे कि हम सेटलमेंट के लिए वो चेक जो है अप्रूव हो चुका है। ठीक है, ऐसा माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका फेज 2, ये आपका 3 जनवरी 2026 से इफेक्ट में आएगा। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ड्रॉई बैंक है उसको कंफर्म करना होगा विद इन 3 आवर। जैसे अगर मैंने जो है 10 बजे मतलब एसबीआई बैंक ने 10 बजे एचडीएफसी को कंफर्मेशन के लिए चेक भेजा है तो विद इन 3 आवर्स उनको जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स देना होगा। ठीक है, ये सेकेंड फेज की बात की जा रही है। तो 2 फेज में इम्प्लीमेंटेशन होगा, पहला आपका है अक्टूबर से, दूसरा है जनवरी से। ठीक है, ये दोनों चीज आपकी क्लियर हुई। तो इस 2 इम्प्लीमेंटेशन आपके रहेंगे। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे आरबीआई ने क्या मेंशन किया है, आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेटलमेंट जो प्रेजेंटिंग डे है, ठीक है, प्रेजेंटिंग बैंक जो आपका है जिसे मैं एसबीआई बोल रही थी, इज रिक्वायर्ड टू रिलीज फंड्स टू देयर कस्टमर इमीडिएटली विद इन अ आवर। जैसे ही उनको जो है कंप्लीशन हो जाता है सेटलमेंट प्रोसेस, आफ्टर दैट एसबीआई को मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे विद इन योर 1 आवर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था, आरबीआई ने अनाउंस किया है नया कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन realization in CTS. Under the new CTS clearing process, what is the time window for the Droi Bank to confirm check status? तो इन्हें कंफर्म करना होगा चेक स्टेटस 10 से 7 बजे तक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज योर ऑप्शन नंबर सी। Next is the Advanced Technology Lithium Ion Battery Manufacturing Plant by TDK Corporation inaugurated by Union Minister Ashwini Vaishnav is situated in which of the following places? तो recently अभी lithium ion battery manufacturing plant by TDK Corporation ये आपका इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने हरियाणा में, हरियाणा के सोहाना जो है वहां पे ये आपका इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, एक तो हमारी जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, इंपोर्ट की, वो कम हो जाएगी लिथियम आयन की। ठीक है, दूसरा हमारे ही इंडिया में जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी। ठीक है, अब जो ये फैसिलिटी है ये सेटअप की गई है 3000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से अंडर दी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, एंड इसकी एनुअल कैपेसिटी आपकी 20 करोड़ लिथियम आयन बैटरी पैक्स की रहेगी। ठीक है, next is India recently joined which global network aimed at enhancing governance and regulation of artificial intelligence in a health sector? तो इंडिया ने recently join किया है आपका हेल्थ एआई जीआरएन। किसे ज्वाइन किया है, हेल्थ एआई जीआरएन को, विच इज हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क। ठीक है, इसको इन्होंने यहाँ पे इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है और इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड डेटा साइंस अलॉन्ग विद इंडिया एआई। ठीक है, एंड इन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है जीआरएन मेंबर्स के साथ जैसे यूके और सिंगापुर के साथ फॉर
अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड सेफ्टी मैकेनिज्म। ओके, अब यहाँ पे हेल्थ एआई जीआरएन की हम बात कर रहे थे, तो ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है हेल्थ एआई का, जो ग्लोबल रेगुलेटर एंड एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनको कनेक्ट करता है इंश्योर करने के लिए सेफ, एथिकल और इफेक्टिव एआई को इन अ हेल्थ केयर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें हेल्थ एआई की, तो इसके करंट सीईओ है रिकार्डो बैप्टिस्टा। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसे 2023 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन एन एमओयू विद सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड and Gujarat Maritime Board to explore and support shipbuilding projects in India। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने एमओयू साइन किया है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एंड गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ? ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को। तो इट इज योर स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इट इज योर स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट। अब जो एमओयू है ये साइन किया गया है, जिसका मतलब कॉस्ट क्या है आपका 4250 करोड़ का। ठीक है, जिसमें 3 प्रोजेक्ट आपके शामिल हैं। एक है 3500 करोड़ का मॉडर्नाइजेशन ऑफ शिपयार्ड के लिए, दूसरा है स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसमें 200 करोड़ का आपका जो है कॉस्ट है, एंड तीसरा है 550 करोड़ का फॉर डेवलपिंग मैरीटाइम क्लस्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट साइन अ एमओयू विद वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर टू फोस्टर एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। तो रिसेंटली आईआईटी कानपुर जो आपकी है, इसने एमओयू साइन किया है वियतनाम की नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए एंड रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए, राइट। तो की एरियाज यहाँ पे क्या रहेंगे, जो फोकस एरियाज रहेंगे वो है एआई फॉर हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, मटीरियल साइंस, इनोवेशन एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी। ओके, now next up question है, the US based Blackstone Asset Management Company announced plan to acquire a 9.99% stake in which Indian company for 6196.51 crore through a preferential allotments of warrant। तो recently US based Blackstone company जो है asset management company है ये, और इसने अभी 9.99% stake आपके एक्वायर किए हैं इन दी फेडरल बैंक। ठीक है, कौन से बैंक में ये इन्होंने 9.99% स्टेक एक्वायर किए हैं? इट इज योर फेडरल बैंक, राइट। फेडरल बैंक की बात करें, इसके एमडी सीईओ हैं केवीएस मनियन, हेडक्वार्टर अलुवा केरला में है और इसकी शुरुआत 1931 में की गई थी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर अशोक कुमार वीरमुथु वाज फीचर्ड इन अ वर्ल्ड्स टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट 2025 which is published annually by the Stanford University in collaboration with which publisher। तो अशोक कुमार वीरमुथु जो हैं, इनका नाम आया है, फीचर हुआ है वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट में। ठीक है, 2025 की जो लिस्ट थी, एंड ये आपकी जो लिस्ट है इसे पब्लिश किया जाता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एल्सेवियर पब्लिशर्स द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। और इनका नाम 3rd कंसेक्यूटिव ईयर इस लिस्ट में आया है 2023, 24 और 25 में। ठीक है, बात करें अशोक कुमार जी की, तो ये प्रोफेसर एंड हेड है सेंटर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी के इन दी सविता यूनिवर्सिटी चेन्नई, एंड ही अर्न दिस ग्लोबल रिकॉग्निशन ड्यू टू देयर रिसर्च इन दी एनवायरमेंटल एंड हेल्थ फील्ड्स, जो प्राइमरली फोकस करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीन एनर्जी पे। ठीक है, नाउ बात करें वर्ल्ड टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट की, तो इसमें 22 मेजर फील्ड्स आपकी हैं विद 174 सब फील्ड्स। एलिजिबिलिटी है टॉप 1 लाख साइंटिस्ट ग्लोबली बाय सी स्कोर और विद इन टॉप 2% ऑफ देयर सब फील्ड 2025 लिस्ट। ठीक है, इसमें कवरेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2.36 लाख रिसर्चर्स ग्लोबली यहाँ पे कवर किए जाते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करें तो सिंगल ईयर कैटेगरी में 6239 इंडियन फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे शामिल हुए हैं। करियर लॉन्ग कैटेगरी में 3372 इंडियन रिसर्चर्स इसमें पार्ट बने हैं इसका। ठीक है, इसके अलावा टॉप इंस्टीट्यूशंस जैसे IITs, NITs, IISc बेंगलुरु, इनमें से भी रिसर्चर्स यहाँ पे आपके रहते हैं। ठीक है, अब बात करें एल्सेवियर पब्लिशर्स की, इसके सीईओ हैं कुमसल बयाजीत, हेडक्वार्टर इसका एम्स्टरडैम में है, एंड इसे 1880 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू स्टैब्लिश द फर्स्ट IIT कैंपस इन दैट कंट्री, स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन द एजुकेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है आपकी नाइजीरिया के साथ, ताकि नाइजीरिया में IIT कैंपस आपका ओपन हो सके। ठीक है,
इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि आईआईटी दिल्ली का कैंपस जो है वो आपका इनॉग्रेट हुआ था, ओवरसीज इनॉग्रेट हुआ था। कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? इट वाज इन दी आबू धाबी। ठीक है, आबू धाबी में ये आपका हुआ था। फाइन। और यहाँ पे बोला जा रहा है नाइजीरिया में जो है आपका कैंपस खुलेगा ना, वो आपका 2026 में ऑपरेशनलाइज होगा। ठीक है, कैंपस साइट की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट एकेडमी इन सुलेजा, नाइगर स्टेट, एंड इट इज द सेकेंड आईआईटी कैंपस इन अफ्रीका। इससे पहले आईआईटी मद्रास का जो कैंपस है वो आपका इनॉग्रेट किया गया था जेन जबीर इन तंजानिया। ठीक है, ये भी आपका अफ्रीका में है और अफ्रीका की ये सेकेंड आईआईटी कैंपस होगा। ठीक है, now next up question है, which country was re-elected as a vice chairperson of a bureau for the Asia Pacific Group 4 for the term 2025-2027 during the 10th session of Conference of Parties, that is COP10, to International Convention Against Doping in Sports held at UNESCO in Paris, France। तो recently 10th edition आपका हुआ था, 10th session हुआ था COP10 का। COP10 ब्यूरो जो आपका है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जहां पे डिस्कशन किया जाता है, रिव्यू किया जाता है एंटी डोपिंग रेगुलेशंस को, एंड आपकी पॉलिसीज इससे रिलेटेड बनाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे री इलेक्ट किया गया है इंडिया को एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ अ ब्यूरो ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप 4। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया को यहाँ पे एज अ वाइस चेयर अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है। ठीक है, नाउ ये जो मीटिंग थी ये 20 से 22 अक्टूबर तक चली थी, एंड इट मार्क्ड एज अ 20th एनिवर्सरी ऑफ ICADS। ठीक है, नाउ अजरबैजान को इलेक्ट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ COP10 ब्यूरो अंडर द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी फ्रेमवर्क। वाइस चेयर आपके इलेक्ट किए गए हैं ब्राजील, जाम्बिया, सऊदी अरेबिया, अरब स्टेट रीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन डेलीगेशन जो है इट इज लेड बाय हरि रंजन राव जो सेक्रेटरी हैं। ठीक है, जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, एंड अनंत कुमार जो डीजी हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज आपकी है, रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने रिलीज किया है डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 का, जो 1 नवंबर से इफेक्ट में आ गया है। इसका एम है सिंप्लीफाई करना और रैशनलाइज करना रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स आपके शामिल हैं। ठीक है, it is expected to enable revenue procurement of approximately 1 lakh crore by the Indian Army, Navy and Air Force for and other establishments under the Ministry of Defense। की changes यहाँ पे क्या किए गए हैं? That is request for proposal, पहली चीज आती है आपकी request for proposal जो issue किए गए थे up to 31st October 2025 and it is governed by the your Defense Procurement Manual 2009। ठीक है, अब यहाँ पे री इशू किया गया है इनको, जो आपके एप्लीकेबल हो रहे हैं 1 नवंबर, जो आपके एप्लीकेबल हो चुके हैं 1 नवंबर 2025 से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन इन लिक्विडिटी डैमेजेस। ये यहाँ पे लिक्विडिटी डैमेजेस ऑन डिलेड डिलीवरी, ये इसमें कुछ छूट दी गई है। मैक्सिमम जो आपका लिक्विडिटी डैमेज है इट रिमेन्स 10% फॉर द प्रोलॉन्ग्ड डिलेज, तो यहाँ पे छूट मिली है। इसके अलावा पेनल्टी जो है वो हटाई गई है फॉर द इंडिजिनाइजेशन प्रोजेक्ट्स। Penalties rate lowered from 0.5% to 0.1% per week. Introduce assured order up to 5 years or more for indigenous items। ठीक है, पेनल्टी यहाँ पे कम की गई है। इसके अलावा लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी आपकी है। इट इज अलाउड टू प्रोक्योरमेंट अप टू 50 लाख एंड बियॉन्ड 50 लाख ओनली एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे आपके रहेंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ NOC, नो नीड फॉर no objection certificate from Eastern Wild Ordinary Factory Board for external procurement। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट है, यहाँ पे अलाउ किया गया है 15% अपफ्रंट ग्रोथ इन शिप रिपेयर्स, रीफिट्स एंड एविएशन ओवरहॉल्स, और इसका एम है बूस्ट करना MRO फैसिलिटीज को, एनहांस करना रेडीनेस को। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉपेरिटी आर्टिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, दीज रूल्स रीडिफाइंस वैलिडिटी पीरियड रिटेन एट 2 years। नाउ नेक्स्ट आता है आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, नेक्स्ट न्यूज आपकी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है 79,000 करोड़ का अमाउंट ऑफ अ डिफेंस प्रपोजल। ठीक है, फॉर इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पे इसके तहत आपका जो है प्रपोजल क्या है, नाग सिस्टम ट्रैक्ड मार्क सेकेंड, दैट इज नामीज, to destroy enemy tanks for fortifications, ground based mobile LNITs जो हैं
ठीक है, वो आपके यहाँ पे रहेंगे। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स विद क्रेन्स, ये इंडियन आर्मी के लिए है। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए है लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, 30 mm नेवल सरफेस गन्स, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडोज जो डेवलप किए जाएंगे हमारी DRDO और एंटी सबमरीन वॉरफेयर। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम आपका शामिल है। स्मार्ट एम्यूनिएशन फॉर 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट, ये आपका इंडियन नेवी के लिए रहेगा। इंडियन आर्मी के लिए है कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन और डिस्ट्रक्शन सिस्टम विच इज केपेबल ऑफ ऑटोनोमस टेक ऑफ, नेविगेशन, टारगेट डिटेक्शन एंड पेलोड डिलीवरी। ठीक है, इसके साथ ही एक और न्यूज आपकी है डिफेंस रिलेटेड कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है शौर्य वन इन जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में। इट फीचर्स कैक्टी कम बोटानिकल गार्डन इन द थार डेजर्ट। इसमें इंक्लूडेड है लाइट एंड साउंड शो डेडिकेटेड टू ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स, और ये लोकेटेड है 1971 इंडो पार्क वॉर म्यूजियम में। ठीक है, नियर दिस म्यूजियम। ठीक है, इसका मेन पर्पस है ऑनर दी ब्लेयर एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस पर्सन्स। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन है, अंडर दी DPM 2025 व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर डिलेड डिलीवरी। तो ये ये जो है कितना कर दिया गया है, 10% ये आपका है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next is which international financial institution approved $280 million loan to Kerala to enhance its healthcare system? तो recently वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे अप्रूव किया है $280 मिलियन का लोन केरला के लिए कि वो अपना हेल्थ केयर सिस्टम जो आपका है वो यहाँ पे उस पे काम कर सके। ठीक है, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। द लोन अप्रूव टू द केरला अंडर द केरला हेल्थ सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, एंड यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो डिसबर्स कौन करेगा, IBRD जो पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और इसका टेन्योर आपका रहेगा लोन का 25 ईयर्स का, 25 ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी एंड 5 साल का ग्रेस पीरियड रहेगा। नेक्स्ट आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ अ लाइफ साइकिल 75 एंड बैलेंस्ड लाइफ साइकिल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर द NPS एंड UPS अंडर द LC 75 अंडर द लाइफ साइकिल 75 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन द मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर अलाउड इज डैश। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंशन आपका कर दिया है लाइफ साइकिल 75 और बैलेंस लाइफ साइकिल का इन्वेस्टमेंट का हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए अंडर द NPS एंड UPS। ठीक है, और इसके तहत LC 75 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है इसमें मैक्सिमम कितनी इक्विटी एक्सपोजर अलाउड होता है, तो इट इज 75। ठीक है, LC 75 मीन्स 75% इक्विटी एक्सपोजर यहाँ पे आपका जो है अलाउड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये अलाउ करते हैं एम्प्लॉय को कि वो डिसाइड कर सकता है कि कितना अमाउंट जो है ऑफ देयर सेविंग आर इन्वेस्टेड इन दी इक्विटीज, देन आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर एसेट्स, जो डिपेंड करेगा आपका ऑन द रिस्क एपेटाइट एंड एज। इसके अलावा और कौन से अवेलेबल इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हैं, तो एक डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है स्टैंडर्ड पैटर्न जो डिफाइन किया हुआ है PFRDA ने। दूसरा है स्कीम जी नाम से 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये आपका रहता है। ठीक है, देन LC 25% इक्विटी एक्सपोजर अप टू 25% इक्विटी एक्सपोजर। ऐसे ही LC 50 वाला है 50% इक्विटी एक्सपोजर। LC 75% इक्विटी एक्सपोजर इसमें रहता है। ठीक है, टेम्पररी एज 35 to 55। ऐसे ही बैलेंस लाइफ साइकिल आता है, ये वेरिएंट आपका LC 50 का, इक्विटी एक्सपोजर स्टार्ट्स टेम्परिंग फ्रॉम एज 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ विच वेटरन ब्यूरोक्रेट एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो रिसेंटली RBI ने रीअपॉइंट किया है CS रंजन को कि एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, अब इनका टर्न्योर जो है 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 21 अक्टूबर 2027 तक चलेगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो कोटक महिंद्रा बैंक के CEO कौन है, अशोक वासवानी। स्टैब्लिश इसे किया गया था 21 नवंबर 1985 को। हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द 2025 वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप क्लेमिंग इट्स 5th कंसेक्यूटिव एंड 6th ओवरऑल टाइटल। तो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे मेडल टैली जीती है आपकी, तो आंसर हो जाएगा इट इज वन बाय चाइना। ठीक है, चाइना टॉप नंबर पे था। इसके बाद आपका नाइजीरिया, फिर इजिप्ट, ईरान एंड ब्राजील। तो टॉप 5 कंट्रीज ये रही हैं आपकी। ठीक है,
अब बात करते हैं इस इवेंट की। सो वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है इसका 11वां एडिशन था। कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में ही हुआ था। एंड फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम आपका हुआ था अफ्रीका में, जो 11 से 18 अक्टूबर 2025 को इवेंट हो गया था। ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजर कौन है? वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग अंडर द आईपीसी एंड इजिप्टियन पैरालंपिक कमिटी। इवेंट्स जो हैं दो टाइप के यहाँ पे हुए थे, रॉकी एंड नेक्स्ट जनरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो आपके इमर्जिंग एथलीट्स के लिए था, एंड एलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर टॉप टियर प्रोफेशनल्स एथलीट। आप कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये जो इवेंट था, इट इज क्वालिफाइंग फॉर द लॉस एंजलिस 2028 पैरालंपिक गेम्स। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एडिशन कहाँ पे होगा आपका? ये होगा मनामा, बहरीन इन दिसंबर 2026। ठीक है, अब बात करते हैं विनर्स की। तो और यहाँ पे कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी आपके बनाए गए हैं। जैसे अली अकबर जो है फ्रॉम ईरान, इन द मेंस अप टू 107 केजी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहला इनका रिकॉर्ड जो था 254 केजी का था। अब इन्होंने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है विद 255 केजी टोटल लिफ्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट आपके आते हैं फोला शद, जिन्होंने विमेंस ओवर 86 केजी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहले इनका रिकॉर्ड 167 केजी का था, अभी इन्होंने 168 केजी टोटल लिफ्ट यहाँ पे इवेंट में किया था। ठीक है, इसके अलावा साथ में बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया के जॉबी मैथ्यू जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन मेंस 65 केजी लेजेंड कैटेगरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनिया सलीला श्रीवास्तव जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, इन्होंने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है जिसका नाम है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ केमिकल इमरजेंसीज एट निर्माण भवन न्यू दिल्ली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है इसे डेवलप किया है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने अंडर दी हेल्थ मिनिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है जो मॉड्यूल है दे वर प्रिपेयर्ड इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट authority and with the technical support from the WHO India. Next statement कह रहा है 3 modules were launched focusing on preparedness, pre-hospital management and medical management of chemical emergencies. तो आपके ये तीनों पॉइंट्स करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसे डेवलप किसने किया है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, 3 मॉड्यूल आपके इसमें रखे गए हैं जो फोकस करता है पहला वाला प्रिपेयर्डनेस, सर्विलियंस एंड रिस्पॉन्स पे फॉर अ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। सेकेंड है इट डील्स विद द प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट फॉर केमिकल इमरजेंसीज। एंड थर्ड आपका कह रहा है ये फोकस करता है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अ केमिकल इमरजेंसीज। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडियन नेवी रिपब्लिक ऑफ कोरिया बायलैटरल एक्सरसाइज, जो आपकी साउथ कोरिया में हुई थी, बुसान साउथ कोरिया में। सो कौन सा इंडियन नेवल शिप यहाँ पे आपका पार्टिसिपेट इसने किया था? तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, INS सह्याद्री जो है इसने पार्टिसिपेट किया था। ये शिवालिक क्लास से आपका बिलोंग करता है। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज थी ये 13 से 18 अक्टूबर को चली थी। एंड यहाँ पे साउथ कोरियन शिप रिपब्लिक ऑफ कोरिया शिप ग्योंगनम भी आपका शामिल हुआ था इस एक्सरसाइज में। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।